हेलो एवरीवन, आप सभी का लुसेंट के पॉलिटी के लेक्चर नंबर 6 में स्वागत है। दोस्तों, हमने इससे पहले लेक्चर नंबर 5 में बहुत ही अच्छे से देखा है मौलिक अधिकार के बारे में। साथ ही साथ हमने रिट के बारे में भी अच्छे से देखा है कि अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप कितने तरह से रिट लेकर के जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। ओके, तो उसको हम देखने के बाद अब चलते हैं हम अपने अगले वीडियो पे लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें हम कवर करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग बोलते हैं डीपीएसपी। ओके, डीपीएसपी। आगे देखिए, इसमें हम पढ़ते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में अगर आ जाए कि कौन से भाग में आपका डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए हुए हैं, तो वो है दोस्तों भाग 4 में। इम्पॉर्टेंट है, भाग 4 में है क्या? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ओके, आगे चलिए। इसमें अनुच्छेद क्या क्या है? 36 से लेकर के 51 तक जो अनुच्छेद है वो हमारा डीपीएसपी में आता है। कहाँ से? 36 से 51 तक, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछता रहता है कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो डीपीएसपी हमारे संविधान में शामिल हुआ है, ये हम कहाँ से लेकर के आए हैं, कहाँ से सीखे हैं, तो फिर हम अपने संविधान में इसको रखे हैं। तो ये दोस्तों हम कहाँ से लाए हैं? आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से, जो कि आप यूरोप में जो देश हैं इसके ऊपर यहाँ पे है क्या? यहाँ पे है इंग्लैंड। ओके, इसके जस्ट इधर लेफ्ट साइड में यहाँ पे है आयरलैंड। क्या है? आयरलैंड। तो हमारा प्यारा भारत लगभग यहाँ पे है। यहाँ से आप जाओगे यूरोप में, यूरोप के और ऊपर जाने पे उत्तर साइड में इंग्लैंड है। यहाँ के इंग्लैंड के बगल में है आयरलैंड। तो वहाँ से हम लिए हैं क्या? डीपीएसपी। क्या? डीपीएसपी। तो एग्जाम में आ जाए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हम कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से या आयरलैंड से? तो आयरलैंड से। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़िए। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ये क्या कह रहा है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि अभी तक आपने पीछे पढ़ा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ऐसा अधिकार है कि उसका जब हनन हो रहा है या फिर वो आपको नहीं मिल रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो। ओके, बट ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसको हम डीपीएसपी बोल रहे हैं, अगर ये इसका हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो। तो वही बता रहा है यहाँ पे कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ओके, यानी कि आप न्यायालय नहीं जा सकते हो अगर इसका हनन हो रहा है तो। सिंपल सी बात यही है। आगे बढ़ते हैं। किंतु फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ओके दोस्तों, आप ये देखिए क्या लिखा है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका मतलब बता रहा है कि यहाँ पे दोस्तों जो मतलब सिद्धांत जो है वो सब जो है कर्तव्य है राज्य का। क्या बता रहा है? कि वो राज्य का कर्तव्य है, उसको वो चीज़ करना ही करना है। अगर वो नहीं कर रहा है तो आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। बस ये बता रहा है कि 36 से 51 के बीच में जो जो अनुच्छेद दिए हुए हैं, अभी हम देखेंगे क्या क्या है। तो अगर उसमें से कोई भी चीज़ पूरा नहीं हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। और वो जो चीज़ दिए हुए हैं वो कर्तव्य है राज्य का कि वो करेगा ही करेगा, बट किसी भी वजह से अगर वो नहीं कर रहा है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ओके, यानी कि ये मेन अंतर है मौलिक अधिकार में और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, याद रखिएगा। आगे चलिए। यहाँ पे दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछ देता है, ये देखिए, देश के शासन में मूलभूत। क्या लिखा है? देश के शासन में मूलभूत। एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आए हैं कि कौन सा मतलब संविधान का कौन सा वो पार्ट है, कौन सा एरिया है जिसे हम देश के शासन में मूलभूत मानते हैं। ओके, ऐसे एग्जाम में जरूर आपके कहीं कहीं टफ क्वेश्चन बन के आने वाला है कि शासन में मूलभूत क्या है। क्या पूछेगा? शासन में मूलभूत क्या है? ऑप्शन दे देगा डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, या फिर कुछ भी दे देगा। मतलब संविधान में भाषा दे देगा, चुनाव दे देगा, राष्ट्रपति दे देगा, प्रधानमंत्री दे देगा। तो ध्यान देना है, मान लीजिए यहाँ पे दे दे प्रधानमंत्री।
आपसे यही प्रश्न सीधे पूछते कि शासन में मूलभूत क्या है। तो आप लोग अगर नहीं पढ़े रहोगे, नहीं जानते रहोगे, तो शासन देख करके आप लगा दोगे कि प्रधानमंत्री का शासन होता है, तो ऐसे मतलब तुक्का मार सकते हो। बट अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि शासन में मूलभूत जो है वो है DPSP, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, वही है शासन में मूलभूत। ओके, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। शासन में मूलभूत क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ही हैं शासन में मूलभूत। आगे बढ़िए। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि राज्य का कर्तव्य होगा ये। ओके, यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है, वही चीज़ जो हमने यहाँ पे देखा है। आगे बढ़ते हैं। नोट में क्या लिखा है? BR अम्बेडकर ने राज्य की नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ओके, ये अब आप इसको देख रहे हो कि राज्य के ऊपर डिपेंड है, ये इसको लागू करेगा कि नहीं करेगा। नहीं करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, बट फिर भी ये राज्य का कर्तव्य है कि वो उसको करेगा ही करेगा। तो ये सब चीज़ें क्यों आई है? आखिर में ऐसा क्यों बनाया गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा और आप मतलब उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हो हनन होने पे? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि DPSP का मेन उद्देश्य क्या है? वो ये है कि उन्हें कल्याणकारी राज्य बनाना है। क्या करना है? कल्याणकारी राज्य बनाना है, यानी कि ऐसा काम करना है अपने राज्य में जो सबका कल्याण करे, सबका लाभ पहुंचाए और उसमें मतलब ज़्यादा लोग कवर हो सके। तो ये कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। ये क्या? DPSP, नीति निर्देशक तत्व, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये है कल्याणकारी राज्य की, मतलब अगर हमें कल्याणकारी राज्य बनाना है तो हमें नीति निर्देशक तत्व को लागू करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़िए। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है, यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। यानी कि अगर राज्य के द्वारा इसको लागू किया जाता है तो समाज में हमारे क्या होगा? वो होगा सामाजिक और आर्थिक स्थापना होगा, प्रजातंत्र। मतलब हमारे समाज का सामाजिक रूप में उत्थान होगा और हमारे जो राज्य हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनका आर्थिक उत्थान होगा। क्या करने से? सिर्फ और सिर्फ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने से, जिससे क्या होगा? कल्याणकारी राज्य बनेगा। कैसे बनेगा? सामाजिक उत्थान होगा और आर्थिक उत्थान होगा। ओके, चलिए, तो ये जानना जरूरी था कि देखिए दोस्तों, हमारे जब आप इसको पढ़ते हो सामाजिक और आर्थिक, ये भी जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर DPSP लागू होता है तो क्या परिवर्तन होता है? सामाजिक उत्थान होता है और आर्थिक होता है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सामाजिक आर्थिक। आगे बढ़िए, चलते हैं हम नोट पे। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया है। यह प्रपत्र 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों को जारी किया जाता था। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे एग्जाम में आए। ओके, आप एक बार पढ़ लीजिए और ये चीज़ जानते रहिए तो अच्छी बात है। एग्जाम में यहाँ से कुछ भी आने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न है। देखिए, अब हम देखते हैं, अभी हम पढ़ रहे थे ना कि 36 से 51 तक DPSP है हमारे संविधान में, जो कि हमने देखा अच्छे से कि हम अगर वो कहाँ से लिए हैं, पहले ये देखिए, आयरलैंड से लिए हैं, और उसका अगर हनन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और ये जो DPSP है वो शासन में मूलभूत है। ये सब हमने देख लिया है कि इसका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगर ये हो जाएगा तो क्या क्या होगा? सामाजिक और आर्थिक उत्थान होगा। ये हमने देख लिया। अब देखते हैं कि क्या क्या अनुच्छेद है उसमें। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी अनुच्छेद है उन्हें हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इसमें 36, 37, 38 नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लुसेंट को कवर कर रहे हैं। हम डिटेल में बताएंगे आपको जब ये हम कवर कर लेंगे पूरा लुसेंट, तो फिर हम एक अलग से कोर्स जारी करेंगे अपना, जहाँ पे हम फ्री में यूट्यूब पे ही पूरे अच्छे से पॉलिटी पढ़ाएंगे। तो उसमें हम सब कुछ जो जो इसमें छूटेगा वो सब कवर करेंगे। ओके,
यहाँ पे हमारा उद्देश्य है कि हम लुसेंट में जो जो लिखा हुआ है उसको अच्छे से समझें और देखें कि यहाँ से क्या एग्जाम में आ सकता है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। 38 अनुच्छेद दिया हुआ है, यानी कि अनुच्छेद नंबर 38। इसमें क्या है ये पढ़ते हैं। राज्य कल्याण, देखिए, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 38 में क्या बात कर रहा है कि राज्य के द्वारा नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों 36, 37, 38, 39। 4 ऑप्शन दे दे तो ध्यान दीजिएगा 38 है, 38 नंबर का अनुच्छेद है जो कि अपने देश के, राज्य के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दे रहा है। यानी कि ये 3 प्रकार का न्याय दे रहा है। क्या? अनुच्छेद नंबर 38, 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 39, इसमें क्या है? इसमें आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख है। ओके, मतलब इसमें हम देखें 38 में कि 3 तरह के न्याय दे रहा है। तो उसके बाद हमने 39 में जो आर्थिक न्याय है उसको मतलब अच्छे से डिटेल्स में बताए हैं। किसमें? अनुच्छेद 39 में। ओके, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 38 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये उससे थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद नंबर 39। आगे देखते हैं अब अनुच्छेद नंबर 39 को। इसमें क्या है? पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है कह रहा है ये कि मतलब पुरुष और स्त्री यानी कि दोनों जेंडर को, यानी कि जो नागरिक हैं दोनों जेंडर, पुरुष और महिला, इन लोगों को राज्य के द्वारा जीविका देने का मतलब काम किया जाएगा। मतलब जैसे आप देखते होंगे अभी कि मनरेगा में 100 दिन का काम राज्य के द्वारा दिया जाता है। तो वो इसी अनुच्छेद के तहत एक तरह से दिया जा रहा है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने नागरिकों को, जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं, उनको वो जीविका प्रदान करे या फिर कुछ उनको काम करने का मौका दे। ओके, तो ये है अनुच्छेद 39 कॉम में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर आ जाए कि राज्य के द्वारा जीविका के साधन मतलब देने का ये अनुच्छेद किस में है, तो वो है अनुच्छेद 39 क में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे देखते हैं अनुच्छेद 39 ख। ओके, इसमें क्या है? एग्जाम में दोस्तों आपके ऐसे भी आ सकता है, 39 क लिखा है तो आपके एग्जाम में 39 ए भी दे सकता है ऐसे, और ये जो 39 ख है ये 39 बी करके आ सकता है। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क मतलब ए, ख मतलब बी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 39 ख में क्या है? समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके। इस खंड के अधीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है। क्या कह रहा है यहाँ पे? यहाँ पे दोस्तों बता रहा है कि जो जो राज्य के उत्पादन होंगे उसको राष्ट्रीयकरण कर देगा। यानी कि जितने भी सरकारी मतलब जो ज़मीनें हैं या फिर सरकारी जो भी संस्था है, जो भी सरकारी जगह है, वो सभी के लिए है। ओके, यानी कि अगर कोई सरकारी कार्यालय, सरकारी ऑफिस है तो वहाँ पे सभी लोग जा सकते हैं, सभी लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो बस इसको इतना ही जानना है। ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मतलब क्वेश्चन में नहीं आता है, बट ये आता है 39 का, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जहाँ से जीविका देता है राज्य अपने नागरिकों को। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? 39 ग। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण के अहित के लिए केंद्रण न हो, यानी धन का समान वितरण हो। ओके, यानी कि 39 ग जो है वो बात करता है किसका? धन का समान वितरण हो, यानी कि जितने भी नागरिक हैं यहाँ पे इनइक्वलिटी न हो, सब में समानता हो। किसका? धन का समान वितरण हो। 39 ग ये हमें प्रोवाइड कराता है कहाँ से? DPSP से। ओके, ये भी आपको जानना है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप इसको चाहो तो छोड़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 39 घ। इसमें क्या है? पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
ये क्वेश्चन में आते हैं कि कौन सा अनुच्छेद है जो पुरुष और महिला को काम करने के बाद समान वेतन देने की बात करता है। आप देखे होंगे कि कहीं भी अगर आप ऑफिस में जाते हो तो अगर कोई नॉर्मली ऑफिस है, मान लो एक चपरासी की बात करते हैं हम लोग, अगर एक चपरासी एक ऑफिस में है, पुरुष है, तो उसे अगर मान लो सैलरी अगर 10,000 दिया जा रहा है, ओके 10,000 दे रहा है, तो उसी सेम ऑफिस में अगर एक महिला चपरासी रहती है तो उसे ये होता है कि चलो तुम महिला हो तो तुम 8,000 ही ले लो। ऐसा आप अक्सर देखते होंगे, फील करते हो ये चीज़। तो यहाँ पे इसी चीज़ से बचाता है हमें ये अनुच्छेद 39 घ। मतलब राज्य कभी ऐसा नहीं करेगा कि एक पुरुष को पुरुष होने के नाते सिर्फ और सिर्फ चपरासी, मतलब सेम काम सेम है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बात कर रहा है कि काम सेम होना चाहिए। क्या लिखा है? समान कार्य। मतलब अगर चपरासी वो भी है, महिला भी और पुरुष भी, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि पुरुष को उसी काम के लिए 10,000 दे दे और महिला को सिर्फ और सिर्फ 8,000 दे। अगर काम सेम है तो चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों को 10,000 ही देना है। यहाँ पे वही बात कर रहा है ये कि पुरुषों और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य है तो समान वेतन भी होना चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए कि कौन सा अनुच्छेद है जो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, तो वो है 39 घ। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। इस पर आप चाहो तो कई स्टार लगा लो, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं 39 डॉप पे। ओके, इस पे देखते हैं क्या है यहाँ पे दोस्तों। अभी हम बताएंगे आपको, आगे देखते हैं। अभी कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्थान को दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। यानी कि क्या कह रहा है यहाँ पे कि किसी को भी या फिर वो मतलब स्वस्थ हो, शक्ति हो, वो मतलब या फिर मतलब कैसा भी स्वस्थ आदमी हो या फिर कोई एक बालक हो, वो विवश होकर के कोई भी ऐसा काम न करे जो वो करना नहीं चाह रहा हो, या फिर जो मतलब ऐसा काम न करे जो उस एज के कैटेगरी के लोग नहीं करते हो। तो उससे हमें बचाता है कौन? 39 ड। कौन? क ख ग घ अंग। ओके, कौन सा है? अंग। तो आप इसको एक बार पढ़िए, जानिए। ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप इसको छोड़ सकते हो। आगे बढ़िए। अभी हम दोस्तों 39 में ही चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 39 में हम अगले चल रहे हैं, कहाँ पे? 39 च में। इसमें क्या है ये देखते हैं। बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर एवं सुविधा दी जाए और बालकों व अल्पवय व्यक्तियों को शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। खंड च 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों ये बता रहा है कि ये जो अनुच्छेद जोड़ा गया है ये कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो 42वां। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसके ऊपर जो ये लाइन लिखा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी कि किसी भी बालक को, बच्चे को, उसको मतलब एक स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण देना है। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। और उसको विकास करने के लिए पर्याप्त अवसर देना है, सुविधा देना है। ओके, इसकी बात कर रहा है। और उसे जो है शोषण, जो मतलब उसका शोषण भी ना हो और उसका जो है नैतिकता और आर्थिक विकास भी हो सके। यहाँ पे ये बात कर रहा है कि देखिए, सिंपल सी भाषा में आप ये समझिए कि कोई भी बच्चा है मान लीजिए अगर, तो उसको मतलब पढ़ने के लिए उसको व्यवस्था देना है, वो एक अच्छे वातावरण में रह सके जहाँ पे वो स्वतंत्र रहे अपनी मर्जी से। जो जाम मतलब स्वतंत्र मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी इलीगल काम करे, लीगल रूप में कुछ भी स्वतंत्र हो करके वो करे और गरिमापूर्ण जिए। वो उसे कोई मतलब उसकी इंसल्ट ना करे या फिर उसकी कोई बेइज्जती ना करे, वो गरिमापूर्ण जीवन जिए। यानी कि एक सिंपल सी बात है, एक बच्चे को विकास करने के लिए जो जो सुविधा हो सकती है वो सरकार देगी। समझ रहे हैं? एक बच्चे को विकास के लिए जिन जिन सब आवश्यकताओं की ज़रूरत है वो सरकार प्रोवाइड कराएगी 39 च के द्वारा। तो इसलिए ये हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हो जाता है। कौन सा? अनुच्छेद 39 च। इसमें बालक के विकास के लिए जो जो व्यवस्था हो सकता है वो सरकार करेगी, यहाँ पे ये कह रहा है, जिसे 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे अब इतना पढ़ लिया हम लोग। अब ये दोस्तों हम आपको बता दिए हैं कि ये A, B, C ऐसे भी आ सकता है। मतलब आप जब इसको लिखोगे इम्पोर्टेंट जैसे, तो यहाँ पे इंग्लिश का भी जो जो ये हो उसको आप नोट जरूर कर लेना, क्योंकि इंग्लिश में भी एग्जाम में आ सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे चलते हैं, आगे कहाँ पे है। हाँ 39 हमने देख लिया अच्छे से। 39 में कितना था, क से लेकर के च तक था। ओके, तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था हमने उसमें देख लिया है। तो ध्यान दे करके आप लोग ABCD जरूर बना लीजिएगा उसको। ओके, अगर आप नहीं बनाना चाह रहे हो तो मैं आपको सिंपली यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ कि आपको अनुच्छेद 39 में जो क है यानी कि इंग्लिश में ए, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसी में जो आपका अनुच्छेद नंबर घ है जिसको आप इंग्लिश में डी बोलोगे, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो च है हिंदी में जिसको आप लोग बोलोगे एफ। तो ये 3 अनुच्छेद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसमें, अनुच्छेद 39 में। ओके, ए में क्या था, ए में जो दोस्तों था कि पर्याप्त साधन हो गए किसका, जीविका का। आप ऐसे नोट मान लो, शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए। देखिए कितने हमने अभी तक पूरा पढ़ा ना, उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है हमने पहले वो देखा। अब उस इम्पोर्टेंट को हम कैसे शॉर्ट नोट में बनाएंगे, वो ऐसे बनाया जाता है। ओके, उसके बाद हमने डी में क्या देखा था, आप बस इतना लिख लीजिए, समान कार्य समान वेतन। ये हो गया हमारा दोस्तों शॉर्ट नोट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप देखोगे आराम से पहुंच जाओगे अपने ऑप्शन पे यहाँ से पढ़ करके। ओके, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे लिख लेना है बालक को सुविधा। ओके, चलिए तो ऐसे आप अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद नंबर 40 पे चलते हैं। ये भी दोस्तों, ये तो मतलब अभी तक जितने हमने पढ़ा अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। ग्राम पंचायत का संगठन होता है अनुच्छेद 40 से। ग्राम पंचायत के लिए एक और अनुच्छेद है, उसको हम आगे पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे, बट अभी हम यहाँ पे हैं तो अनुच्छेद नंबर 40 है ग्राम पंचायत से संबंधित। तो आप अभी बस इसको मतलब नोटिस करिए, इस पर ध्यान दीजिए। दोस्तों एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन बन गया है, बहुत बार, कि ग्राम पंचायत का किस में वर्णन है, ग्राम पंचायत का किस में वर्णन है। सिंपली सी बात आप जानिए कि गांव का वर्णन किस में है। ओके, सिंपल से जानिए। तो आपके एग्जाम में दे देगा अनुच्छेद 39, 40, 41, 42। बहुत बार एग्जाम में आया है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आया है, तो ध्यान दीजिएगा। ग्राम पंचायत 40 में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, इसमें तो आप 10, 15 स्टार, 20 स्टार लगा लीजिए ऐसे क्वेश्चन पे। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद नंबर चलते हैं 41 पे। इसमें देखते हैं क्या है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि आपको काम पाने का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है, और लोक सहायता मतलब अगर आपको कोई सहायता चाहिए तो वो भी पाने का अधिकार है आपका अनुच्छेद 41 के तहत। कौन देगा ये सब, आपका राज्य देगा, आप जिस राज्य के निवासी हो वो देगा। तो आपको वो काम प्रोवाइड कराएगा, शिक्षा प्रोवाइड कराएगा और लोक सहायता भी। ओके, तो यहाँ से दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट ध्यान देना है कि काम पाने का, शिक्षा का और लोक सहायता का एग्जाम में पूछ दे कि किस में है, तो ये है दोस्तों अधिकार। आप अधिकार नहीं बोलोगे, आप इसको बोलोगे आपको DPSP। तो ये पूछ दे अगर कि काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार आपका किस संविधान में, कौन से अनुच्छेद में है, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 41। ओके, बट ये ऐसा अधिकार है, मौलिक अधिकार तो नहीं है। इसलिए आप अगर ये नहीं मिलता है, आपको काम नहीं देता है सरकार, आपको शिक्षा नहीं दे रहा है, सहायता नहीं कर रहा है, तो आप कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जा सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट नहीं जा सकते हो। वैसे तो आप जा सकते हो, अपने हाई कोर्ट में जाइए, आप कहीं शिकायत करिए, बट डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाओगे, जैसे आप मौलिक अधिकार के हनन होने पे जा रहे थे। ओके, तो आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का जो अधिकार है वो किस में है, अनुच्छेद 41 में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है। 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसमें 5 योजनाएं शामिल हैं। कौन कौन सी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, देखिए लोक सहायता आपको मतलब कोई योजना ला करके भी सरकार कर सकती है। कौन कौन सी योजना अभी तक जो आई है इस अनुच्छेद के तहत, वो यहाँ पे है। देखिए, वृद्धा पेंशन योजना है, विधवा पेंशन योजना है, विकलांगता पेंशन योजना है, परिवार लाभ योजना है और अन्नपूर्णा योजना है, जो कि सरकार आपको, राज्य सरकार आपको इसी के तहत देती है, अनुच्छेद 41 के तहत। तो ध्यान दीजिएगा,
यानी कि सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं लाई जाती हैं महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए, या फिर किसी मतलब एक अलग सेक्शन के लिए, तो वो सारी चीज़ें इसलिए लाई जाती हैं क्योंकि उन्हें एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है। तो वो इसलिए लाते हैं, अपना डीपीएसपी जो उनका है उसी के तहत लाते हैं। उसमें जो अनुच्छेद है 41, उसके तहत ही सारी योजनाएं जो राज्य में और केंद्र में लागू होती हैं। खास करके यहाँ पे हम डीपीएसपी पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ राज्य के बारे में। तो राज्यों में जो जो मतलब योजनाएं आती हैं वो सारी आती हैं अनुच्छेद 41 के तहत। तो एग्जाम में आपका अगर ऐसे पूछ दे कि राज्य सरकारों के द्वारा कौन से अनुच्छेद के तहत योजनाएं लाई जाती हैं, तो वो दोस्तों कौन सी है, अनुच्छेद 41 है। बाकी अगर काम के शिक्षा के बारे में पूछ दे तो 41 ही है। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं अनुच्छेद 42 पे। इसमें क्या कह रहा है, काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। क्या कह रहा है, काम का न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट आपका अनुच्छेद हो जाता है। इसमें दोस्तों एग्जाम में बार बार क्या पूछता है कि प्रसूति सहायता का उपबंध किसमें है, सिंपली पूछ देता है। प्रसूति सहायता मतलब क्या है, प्रसूति सहायता मतलब आप देखते होंगे कि जो महिला माँ बनने वाली है उसे छुट्टी मिलती है, ओके, या तो फिर 6 माह की मिल जाती है। ये तो सभी राज्यों में अलग अलग है, कुछ राज्य 5 महीना देते हैं, कुछ राज्य 6 महीना देते हैं। तो ये राज्यों पर डिपेंड है कि आप कितने महीने का उनको लीव दे रहे हो, ओके। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई महिला अगर माँ बनने वाली है तो उसको सरकार की तरफ से छुट्टी प्रदान की जाती है। आराम से वो 5 से 6 महीने तक रेस्ट पे रह सकती है। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रसूति सहायता का उपबंध, ओके। तो ये किस में है, अनुच्छेद 42 में है। ये काम की न्याय संगतता और ये मनोचित दशाओं, ये एग्जाम में नहीं पूछता है। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है कि प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद 42 में है, जिसके तहत महिला को, जो प्रेग्नेंट महिला होती है, उसे छुट्टी मिलती है, ओके। चलिए आगे देखते हैं अब अनुच्छेद नंबर 43, कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, ओके। ये देखिए, मतलब मजदूरी और कुटीर उद्योग का जो प्रोत्साहन करेगा राज्य, वो किस में है, अनुच्छेद 43 में है। यानी कि अगर आपको सिंपली ये पूछ दे कि मजदूरी के लिए जो राज्य के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद 43 में है। ऐसे एग्जाम में आएगा, या फिर ऐसे आ जाएगा कि कुटीर उद्योग किस में है, तो वह अनुच्छेद 43 में है। कुटीर उद्योग मतलब MSME, ओके। तो अगर आपको ऐसे एग्जाम में पूछ दे कि सिंपली भाषा में कि कुटीर उद्योग का संबंध अनुच्छेद मतलब संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो वह है अनुच्छेद 43 में। क्या, कुटीर उद्योग, ओके, ध्यान दीजिएगा। और अगर ये पूछ दे कि मतलब संविधान में किसमें MSME का वर्णन है, तो वो है अनुच्छेद 43, ओके। चलिए अब चलते हैं अपने अगले अनुच्छेद पे, जो कि है अनुच्छेद नंबर 44 यानी कि 44। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस समय न्यूज़ में भी है, तो इसलिए ये तो डबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ओके। चलिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद 44 क्या कह रहा है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। क्या कह रहा है ये, यूनिफॉर्म सिविल कोड। न्यूज़ में है, बार बार न्यूज़ में है ये। इसका मतलब दोस्तों क्या है, ये देखिए, इसका मतलब है कि देश में अपने जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात के हो, तो उन सभी के लिए समान कानून बनना चाहिए हर एक फील्ड में। अगर आप हिंदू हो तो हिंदू के लिए शिक्षा के लिए क्या क्या अधिकार, मतलब क्या क्या कानून होंगे, वो अगर कोई भी कानून बनता है तो वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उस राज्य में जितने भी हैं सब पे लागू होगा। तो ऐसा इसलिए लाया जाता है कि हमारे समाज में एक समानता बनी रहे। तो इसके लिए लाते हैं हम लोग समान सिविल संहिता, जिसको अभी इंग्लिश में आप सुनते होंगे UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसके द्वारा हम चाहते हैं कि हमारे समाज में जो विभिन्नताएं हैं वो हमारे समाज से ख़त्म हो जाए और समाज में हमें एक समानता हो जाए। तो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट UCC यानी कि समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है, तो वह है अनुच्छेद नंबर 44 में। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 45 यहाँ पे नहीं दिया हुआ है क्योंकि उसको हटा दिया गया है, तो हम यहाँ पे 45 नहीं पढ़ रहे हैं। बट इसके पीछे की स्टोरी क्या है, जब हम दूसरा डिटेल में कोर्स पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 46। यहाँ पे क्या है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों को शिक्षा, अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। यानी कि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है SC ST कम्युनिटी की। यानी कि इनकी, और वो भी इनकी कौन सी बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, अर्थ संबंधी सहायता की बात हो रही है। यानी कि जो SC ST के लोग हों उनको शिक्षा देने का काम और उनको आर्थिक सहायता देने की बात हो तो वो किस में है, अनुच्छेद 46 में है। यानी कि सरकार के द्वारा अगर SC ST के लिए कोई शिक्षा का कानून बनाना हो या फिर उनको कोई आर्थिक सहायता प्रोवाइड करना हो किसी योजना के तहत, तो वो करते हैं वो लोग अनुच्छेद 46 के द्वारा। किसके, अनुच्छेद 46 के द्वारा। तो ये आप ठीक है, आप बस ये जानिए कि SC ST का उपबंध है अनुच्छेद 46 में। ओके, इम्पॉर्टेंट है। SC ST का जो उपबंध है वो है अनुच्छेद 46 में। कौन कौन सा उपबंध है, शिक्षा से और ये आर्थिक सहायता से। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान दीजिएगा। बट अभी तक हमने जितना देखा है 42 में जो है ये प्रसूति सहायता इम्पॉर्टेंट है। कुटीर उद्योग वाला थोड़ा सा मतलब सिर्फ 50% इम्पॉर्टेंट है इसका। आगे देखेंगे समान सिविल संहिता 100% इम्पॉर्टेंट, 100% ये भी इम्पॉर्टेंट था, ये 50%। और ये 46 जो है ये भी दोस्तों 70% इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, अब चलते हैं अनुच्छेद 47 पे। इसमें क्या है, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। यानी कि पोषाहार स्तर, आप देखते होंगे राज्य सरकारें पोषण अभियान चलाती हैं अपने अपने राज्यों में कि उनके राज्य के जो बच्चे हैं वो कुपोषित ना हो जाएं, उनमें पर्याप्त पोषण की व्यवस्था होता रहे। तो ये कहाँ से आता है, ये अनुच्छेद 47 के द्वारा ही राज्यों का कर्तव्य बनता है कि वो पोषण आहार स्तर को मेंटेन रखें अपने राज्य के बच्चों में। ओके, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का कर्तव्य है राज्य का। यानी कि अपने राज्य के लोगों का वो पोषण जो स्तर है वो ऊंचा करेंगे और उनके जो जीवन स्तर है, वो जीने का जो उनका मतलब जो दर है वो ऊंचा करेंगे और बढ़िया से बढ़िया स्वास्थ्य का जो सुविधा है वो प्रोवाइड करवाएंगे। कौन, राज्य। किसको, अपने राज्य के नागरिकों को। किसके द्वारा, अनुच्छेद 47 के द्वारा। क्या है ये, राज्य का कर्तव्य है। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, याद रखिएगा 80% इम्पॉर्टेंट है ये भी। आगे बढ़िए, ये क्या कह रहा है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। बस आपको ये ध्यान देना है कि कृषि से संबंधित और पशुपालन से संबंधित कौन से अनुच्छेद में बात होती है, तो वो होती है अनुच्छेद 48 में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको बस 20 से 30% ध्यान दीजिएगा। आप इसको चाहो तो छोड़ भी सकते हो, बट 20 से 30% ध्यान देना थोड़ा अच्छी बात रहेगी, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हो। आगे चलिए, अनुच्छेद नंबर 48 को, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ गया यहाँ पे। देखिए, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। ये जो है दोस्तों, अगर कोई भी पर्यावरण का अगर मतलब कोई ऐसा लोकेशन है जहाँ पे सेंसिटिव चीज़ें हैं, तो वो हमारे राज्य का कर्तव्य बन जाएगा कि वो उसकी सुरक्षा करे, रक्षा करे और वहाँ पे जो वनों में रहने वाले जीव हैं उनकी भी रक्षा करे। कौन, राज्य सरकार। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में हमारे आता रहता है। तो इसको आप याद रखिएगा। 48 क में है क्या, पर्यावरण से संबंधित चीज़ें हैं। ओके, आपको बस शॉर्ट में ध्यान देना है कि पर्यावरण का जो संरक्षण है, यानी कि पर्यावरण से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हमारे अनुच्छेद 48 के क में है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये अगर आपको मैं बताया ना 20 से 30%, तो ये है दोस्तों टोटल वहीं पे 80% इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं अनुच्छेद नंबर 49 पे। इसमें क्या है वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। यहाँ पे क्या है, स्मारक, स्थान, वस्तु, जो भी हमारे इतिहास की मतलब इतिहास में बनी हुई स्मारकें हैं। जैसे अभी हमारे यूपी में क्या है, ताजमहल है,
तो ताजमहल की जो उसका संरक्षण करना है, उसका बचाव करना है, ये कर्तव्य है किसका? राज्य का है। और मतलब स्मारक हो गया, ऐसा कोई स्थान हो गया या फिर ऐसा कोई वस्तु हो गया जो हमें मतलब हमारे विरासत से मिली हुई है और हम पाए हैं उसको, तो उसका संरक्षण करना है, ये किसका कर्तव्य है? ये है राज्य का कर्तव्य। तो ये भी हमारे एग्जाम में आता रहता है। इसका इम्पोर्टेंस है 50%, तो ध्यान दीजिएगा। फिर 50% का इम्पोर्टेंस एग्जाम में आ जाए कि स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है अनुच्छेद 49 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 50% है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर पे चलते हैं। अनुच्छेद 50, इसमें क्या दिया है? कार्यपालिका का एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार आता है, एग्जाम में बहुत ही बार आता है। और इसको हम याद कैसे भी कर सकते हैं? अनुच्छेद 50 यानी कि 100 का आधा है, यानी कि 100 को आधा आधा बांट रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे भी बांटा गया है किसको? कार्यपालिका को न्यायपालिका से। क्या किया गया है? पृथक किया गया है, यानी कि यहाँ पे सीमा तय की गई हुई है कार्यपालिका की, कार्यपालिका की, और यहाँ पे न्यायपालिका की। पृथक्करण मतलब सीमा तय है कि आपका जो काम है आप वही करोगे और न्यायपालिका का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका करेगी। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है। इसका एग्जाम्पल ये है कि आपके वहाँ अगर कोई चोरी होता है, चोर पकड़ा जाता है, तो पुलिस आती है, उसको गिरफ्तार करेगी, ले आके थाने में बंद करेगी, और जब उसका डेट आएगा तो लेकर के जाएगी कोर्ट में। होता है ना ये प्रोसेस पूरा। तो इस पर देखिए, जो पुलिस है, ओके, पुलिस प्रशासन जो है ये है कार्यपालिका, ओके। इसके ऊपर जो होती है विधायिका होती है। विधायिका, विधायिका मतलब हमारा जो संसद है, वहाँ पे बैठे हुए जो लोग नेता हैं वो लोग नियम बनाते हैं। मान लो कि चोरी करने पे 10 साल की सज़ा है, तो जो नियम बनाए वो बनाए कौन? विधायिका के, ओके। यानी कि नियम हमारा बन के आया कहाँ से? विधायिका से। अब उसको लागू कौन करवाएगा? कार्यपालिका। तो यहाँ पे क्या करते हैं? मान लीजिए चोरी के लिए 10 साल की सज़ा है, तो यहाँ पे कार्यपालिका यानी कि जो पुलिस वाले हैं उनका काम क्या हो जाता है? उस कानून को अच्छे से लागू करना। तो मान लीजिए वो किसी को पकड़ लिए, अब उनको सज़ा देना है 10 साल की, ओके। तो कार्यपालिका इनका काम क्या है? ये बस जाएंगे, चोर को पकड़ेंगे, और 1-2 दिन तक जितना भी मतलब ये मतलब उसका पे एक डेट होता है, उस डेट को ही आप लेके जा सकते हो न्यायपालिका में। तो जब तक वो डेट नहीं है तब तक उनको अपने कस्टडी में रखना है। उसके बाद इनको चुपचाप से ला करके हैंड ओवर कर देना है कहाँ पे? न्यायपालिका में। और न्यायपालिका सज़ा सुनाएगी। ये नहीं कि यहाँ पे पकड़ लिए और कानून बना हुआ है कि हाँ 10 साल देना है सज़ा, तो यहाँ पे पुलिस वाला ही दे देगा सज़ा या फिर दरोगा जो है वो दे देगा सज़ा। नहीं, कार्यपालिका का अपना काम है, वही सज़ा सुनाएगी। वो बोलेगी कि हाँ 10 साल के लिए अब ये जेल में रहेंगे, तब जा कर के ये आता है फिर जेल में और 10 साल यहाँ पे रहता है। तो इसी की बात कर रहा है ये कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण हुआ है, यानी कि किसका काम क्या होगा ये बांटा गया है अनुच्छेद 50 में, ओके। चलिए, इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, अनुच्छेद नंबर 51 ये क्या कह रहा है? ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन की बात हो रही है। इंटरनेशनल रिलेशन की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात हो रही है कि हमें क्या करना है? शांति बनाए रखना है और सुरक्षा भी। क्या कर रहा है ये? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कर रहा है। कौन? अनुच्छेद नंबर 51। ध्यान दीजिएगा, शांति और सुरक्षा की बात कर रहा है। किसकी? इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय। तो आपको सिंपली बस ये ध्यान देना है कि इंटरनेशनल रिलेशन की बात कौन करता है? करता है अनुच्छेद नंबर 51। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या दे दिया है, अनुच्छेद 350 क अनुच्छेद 351। ये हमारे 36 से 51 के बीच में नहीं है, बट फिर भी दोस्तों ये क्या है? ये है DPSP में ही है ये, ओके। ध्यान देना है कौन कौन सा? 350 का क और 351। ये दोस्तों ध्यान दीजिए, DPSP में 36 से 51 के बीच में नहीं है, बट फिर भी ये जो है पहले पढ़ लीजिए क्या है। ये देखिए 350 क में क्या है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। आखिर में प्राथमिक स्तर पे अगर शिक्षा देगा तो ये राज्य ही तो देगा, राज्य देगा ना। तो क्या कह रहा है ये? मातृभाषा में देना है। कब? प्राथमिक स्तर पे, यानी कि बेसिक लेवल पे अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है
तो उसको उसके मातृभाषा के रूप मतलब विषय या फिर उसी भाषा में पढ़ाना है। ध्यान दीजिएगा, किसमें? मातृभाषा में। तो इसी वजह से इसकी मतलब इसका जो नेचर है वो ऐसा है, तो इसलिए इसको कहाँ पे शामिल किया गया है? DPESP में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है? 351, इसमें क्या है? हिंदी को प्रोत्साहन देना है। ये राज्यों का क्या है? ये कर्तव्य है कि हिंदी को प्रोत्साहन दे, इसलिए इसको अनुच्छेद 351 को कहाँ डाल दिया गया है? DPESP में। तो ये दो ऐसा अनुच्छेद है जो 36 से 51 के बीच में नहीं है, बट फिर भी ये जो इसका नेचर है ये DPESP के जैसा है, इसलिए इसको ला करके रखा गया है DPESP में। 350 का क और उसके बाद 351 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रहे आपको, एग्ज़ाम में आता है ये। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे आएगा? ऐसे आ जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना कौन से अनुच्छेद में है? 350, 351, 352, 352 क। तो 350 क में है प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा देना, किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। तो ये ऐसे आ सकता है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपको दे देगा अनुच्छेद 350 क, 351, नहीं मतलब इन दोनों में से कोई एक ही देगा और 3 ऑप्शन और दे देगा और पूछेगा कि कौन सा इसमें से राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि DPESP में है। तो अगर आप पढ़े रहोगे कि हाँ 36 से 51 तक ही है, तो आप 350 और 351 में से अगर कोई एक ऑप्शन में रहेगा तो आप उस पर जाओगे ही नहीं। बट आपको अगर पता रहेगा कि हाँ 36 से 51 के अलावा भी 350 को और 351 को DPESP में शामिल है, तो आप उस पर पहुँच जाओगे अपने ऑप्शन पे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं नोट पे। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी। यह कथन KT शाह का है। क्या हम लोग अभी शुरू से पढ़ रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि राज्य जब चाहेगा उसको लागू करेगा, नहीं भी लागू करेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जा सकते हो। हम यही पढ़ते आ रहे हैं ना। तो इसीलिए DPESP को KT शाह ने क्या कहा है वो देख लीजिए कि ये जो राज्य का नीति निर्देशक जो तत्व है, यह एक ऐसे चेक के जैसा है। चेक मतलब ऐसे ही बैंक का चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। चेक मतलब क्या होता है? चेक मतलब अगर आपके पास चेक है बैंक का, तो आप जब चेक काटोगे तो चेक जो है वहाँ पर जाकर भजाओगे और बैंक आपको पैसा दे देगा। मतलब अगर आपने चेक काट दिया है तो बैंक को देना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि एक ऐसा चेक है कि बैंक जो है अपनी सुविधा अनुसार देगा। बैंक अगर चाहेगा तो देगा, चाहे मन करेगा तो नहीं देगा। तो वही बात कर रही है KT शाह जी। चलिए, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि दे देगा स्टेटमेंट, पूछेगा किसने कहा है, तो ध्यान दीजिएगा KT शाह ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अंतर क्या क्या है। अभी पिछले वीडियो में हम लोग अच्छे से पढ़े हैं मौलिक अधिकार के बारे में। अब इसमें हमने देखा है नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, यानी कि फंडामेंटल राइट और यहाँ पे DPESP। इन दोनों में अंतर बता रहा है। ये देख लेते हैं फटाफट से। क्या है इसमें? है ये लिया गया है आयरलैंड से, ये लिया गया है USA से। सबसे पहला अंतर ये USA से है और ये है आयरलैंड से। ठीक है, आगे देखिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, कहाँ से लिया गया है मौलिक अधिकार, कहाँ से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। पहला इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा देखिए, इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में है और इसका किस में है? भाग 3 में है। भाग भी पूछ देता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। 3 में है मौलिक अधिकार, भाग 4 में है नीति निर्देशक सिद्धांत। ओके, भाग तो आपको पता ही होगा ना कि कितने भाग हैं टोटल है 22 भाग। संविधान में टोटल हमारे 22 भाग हैं, जिसमें से भाग 3 में है फंडामेंटल राइट और 4 में है DPESP। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसे लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। किसे? DPESP को, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। जो हम बताएं ना कि अगर इसका हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो, बट इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं, वो भी कहाँ? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट। आगे बढ़िए, ये देखते हैं। यह समाज की भलाई के लिए है, यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है। देखिए क्या है, मतलब बेसिक सा, बहुत बेसिक सा अंतर है कि जो यहाँ पे थोड़ा इसको और बड़ा कर दे रहा है, यहाँ पे ऐसे। हाँ, ये जो फंडामेंटल राइट है, ये क्या कह रहा है? अगर ये मिलेगा तो क्या होगा
कि व्यक्ति को अधिकार मिलेगा, और अगर ये लागू होगा तो क्या होगा, समाज की भलाई होगी। कैसी भलाई होगी, हमने अभी पीछे पढ़ा है, सामाजिक और आर्थिक। डीपीएसपी लागू होगा तो सामाजिक और आर्थिक भलाई होगी समाज की। ओके, ये था बेसिक अंतर, पता होना चाहिए डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में। इससे समाज की भलाई और इससे व्यक्ति के अधिकार मिलेंगे। इसके बाद देखिए, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है, किसके, नीति निर्देशक सिद्धांत के, और इसमें क्या है, कानूनी मान्यता है। मतलब आप इसको कानून के द्वारा लागू करा सकते हो, और इसमें जो है राजनीतिक चीज़ें हैं कि भाई ठीक है, मतलब उस राज्य का उस मतलब मन करेगा तो लागू करेगा, चाहे नहीं करेगा, बट यहाँ पे कानून है कि होना ही चाहिए। तो ये बेसिक सा अंतर है। आगे देखते हैं, यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, यह सरकार के महत्व को घटाता है। क्या कह रहा है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे सरकार के महत्व को घटा रहा है कौन, फंडामेंटल राइट। यहाँ पे क्या कह रहा है, सरकार के अधिकारों को बढ़ा रहा है कौन, नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ऐसा क्यों कह रहा है, इसका मतलब समझिए कि सरकार के महत्व क्यों घट जा रहा है। क्योंकि मान लीजिए सरकार कोई नियम बना रही है और उससे हनन हो रहा है फंडामेंटल राइट का, तो आदमी पहुंच जाएगा सीधे सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ पे सरकार को वो नियम कानून हटाना पड़ेगा। तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन हो गए, सिटीजन, यानी कि नागरिक। नागरिक हो गए स्ट्रॉन्ग और सरकार हो गई कमज़ोर। क्यों, क्योंकि सरकार जब कोई नियम लेकर के आई है और वो हम लोगों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो हम चले गए सुप्रीम कोर्ट में, और जब हम लेकर के जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कोई भी फंडामेंटल से रिलेटेड, तो वहाँ पे सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार का जो महत्व है यहाँ पे घट जाता है। और यहाँ पे क्यों बढ़ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सरकार जो है फुल्ली मतलब इंडिपेंडेंट है, चाहे तो वो उसको लागू करे चाहे ना करे। तो इसीलिए यहाँ पे जो नागरिक हैं उनका कोई रोल नहीं रह जा रहा है, नागरिकों का। तो यहाँ पे सरकार का रोल अहम हो जा रहा है। तो इसलिए क्या कह रहा है, यहाँ पे सरकार के जो अधिकार हैं वो बढ़ जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे तो आदमी लड़ भिड़ के ले लेगा अपना अधिकार, यहाँ पे आदमी लड़ भिड़ के नहीं ले सकता है। तो इसलिए यहाँ पे दबदबा रहेगा सरकार का, यहाँ दबदबा रहेगा नागरिकों का, वहाँ के सिटीजन का। ओके, तो इसलिए कह रहा है यहाँ पे सरकार का महत्व घट रहा है और यहाँ पे बढ़ रहा है। आगे देखिए, यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। यानी कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि राज्य के ऊपर पूरा मतलब फुल्ली वो डिसाइड है कि वो उसको लागू करेगा कि नहीं करेगा। अगर राज्य लागू कर दे रहा है तो फिर नागरिकों को वो मिलता है, प्राप्त होता है। और यहाँ पर क्या कह रहा है फंडामेंटल राइट में कि यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। यानी कि अगर भारत में कोई मतलब कोई भी बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको फंडामेंटल जो राइट है वो पैदा होते ही अपने आप स्वतः ही मिल जाता है। किसको, एक बच्चे को पैदा होते ही अपने आप मिल जा रहा है। और यहाँ पे जब ये मान लीजिए कोई भी ऐसा कोई प्रावधान है जो जब राज्य लागू करेगा उसको, राज्य जब उसको लागू करेगा तभी वो मिलेगा किसको, वहाँ के नागरिकों को। तो वही बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिक अपने आप है, यहाँ पे जब वो राज्य लागू करेगा तब वहाँ के लोगों को, वहाँ के नागरिकों को मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा अंतर था, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर है ये, आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद के साथ साथ अंतर भी पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट में और डीपीएसपी में, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत में। आगे देखते हैं, तो ये हमने पढ़ा अभी डीपीएसपी। ओके, 36 से 51 ये हमने पढ़ा डीपीएसपी, जिसमें हमने अच्छे से सब कवर कर लिया। अब हम चल रहे हैं कहाँ पे, मौलिक कर्तव्य पे। यानी कि अभी तक हम क्या देख रहे थे, अभी तक हम देख रहे थे, पहले हम देखें क्या, फंडामेंटल राइट। अभी हमने ये देखा कि यहाँ पे हमें अधिकार चाहिए, मतलब हम बहुत एक तरह से इंसान को, हम अगर हम इंसान हैं तो हमें फंडामेंटल राइट ये होने ही चाहिए। अभी तक हमने ये पढ़ा। अब हमने उसके बाद पढ़ा क्या, डीपीएसपी, कि राज्य अगर वहाँ पे है और राज्य का शासन चल रहा है तो वहाँ पे राज्य का क्या क्या कर्तव्य बनता है, हमने वो देखा। तो इसके बाद हम आते हैं किस पे, मौलिक कर्तव्य पे। ये दोस्तों हमारे जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो ये हमारे संविधान में नहीं था, यानी कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। ओके, ये क्यों नहीं कर, मतलब ये क्यों ऐड हुआ ये जान लीजिए पहले। ऐसा माना गया कि
आदमी के पास फंडामेंटल राइट है कि उसको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा फंडामेंटल राइट है। उसके बाद डीपीएसपी भी है कि राज्य आपको क्या देगा, ये देगा, वो देगा, ऐसे देगा, वैसे देगा। तो ये दोनों हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद बात ये उठी कि सब कुछ नागरिकों के लिए किया जा रहा है, बट नागरिक क्या करेगा? नागरिक क्या करेगा? वो तो मतलब उसको बैठ करके फंडामेंटल राइट मिल जा रहा है, बैठ करके राज्य के द्वारा जो कर्तव्य है वो उसको दे दिया जा रहा है। लेकिन नागरिक का अपना भी तो कुछ कर्तव्य होना चाहिए। अगर वो इस देश का नागरिक है तो इस देश के लिए उसको क्या क्या करना है वो भी तो कहीं ना कहीं मेंशन होना चाहिए। तो इसी सोच के साथ आता है हमारे संविधान में क्या? मौलिक कर्तव्य। कर्तव्य मतलब नागरिकों का कर्तव्य कि अगर आप इस देश के नागरिक हो तो आपका क्या क्या कर्तव्य बनता है। आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट मिल जाएगा कि हमारा ये अधिकार है, हम इस देश में रहते हैं, हमारा ये अधिकार हमको चाहिए, और राज्य मतलब चाहे तो हमको ये चीज़ दे, चाहे ना दे, ठीक है, लेकिन हमको चाहिए। लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा देश के लिए, तो इसलिए ऐड हुआ क्या चीज़? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या पढ़ा कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। ठीक है, ये चीज़ नोटिस करना है आपको। उसके बाद आपको ध्यान देना है, एग्जाम में पूछ देता है कि किस समिति की अनुशंसा पे संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो वो समिति कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट समिति है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसी समिति की अनुशंसा पे मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है हमारे संविधान में। तो ये समिति इंपॉर्टेंट हो जाती है, एग्जाम में आता है। उसके बाद 42वें संशोधन के द्वारा जो कि 1976 में हुआ था, कितने कितने वहाँ पे जोड़े गए फंडामेंटल ड्यूटी? वो जोड़े गए 10। एग्जाम में ये भी पूछता है कि कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संशोधन के द्वारा? तो वो जोड़े गए थे 10। एग्जाम में आ जाए 9, 10, 11, 12, तो ध्यान देना है कितने? 10। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। किसकी अनुशंसा पे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे 42वें संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद जो 42वां हो गया तो फिर 46वां संशोधन आया 2002 में। इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, कौन सा? 11वां। उसमें क्या था? इसे रूस के संविधान से लिया गया। किसे? 11वें मौलिक कर्तव्य को। क्या था अभी देखते हैं। ये देखिए, इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। यानी कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल जब बात हो गई तो फिर फंडामेंटल ड्यूटी की बात हुई। फिर ये हुआ कि इसको कहाँ पे रखा जाए। तो जब बात होते आया तो फिर ये हुआ कि भाग 4 में इसको रखने की प्लान बनाई गई। बट जो है भाग 4 में पहले से ही डीपीएसपी था। तो ये हुआ कि जो डीपीएसपी जहाँ पे समाप्त हो रहा है उसके बाद हम डाल देते हैं मौलिक कर्तव्य को। तो वहाँ पे हमने जो देखा अभी 51 में हमने क्या देखा था? हमने देखा था इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में देखा था ना हमने। तो उसी में हमने एक और क जोड़ दिया 51 क में ही, और वहाँ पे बिल्कुल फ्रेश क्या रख दिया? मौलिक कर्तव्य। बिल्कुल फ्रेश कहाँ पे? 51 क में। जबकि 51 में हमने पढ़ा था डीपीएसपी के अंदर क्या था वहाँ पे? राष्ट्रीय संबंध के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में है। भाग 4 में डीपीएसपी है और भाग 4 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाग 4 में एक अलग चीज़ है डीपीएसपी, और भाग 4 क में एक बिल्कुल अलग चीज़ है जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य। तो दोनों इम्पोर्टेंट है, 4 में डीपीएसपी, 4 क में मौलिक कर्तव्य। उसके बाद 51 में हमने देखा है उसमें है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और 51 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आपको क्या क्या ध्यान देना है? कौन सी समिति थी, किस अनुच्छेद के द्वारा, मतलब कौन से संशोधन के द्वारा 100 मतलब 10 मौलिक अधिकार जोड़ा गया, और इसके बाद ध्यान देना है कि कौन से भाग में जोड़ा गया, कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया। ये इतने चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये देखिए, मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है जो इस प्रकार है। ठीक है, हमने देखा ना कि 10 था पहले, उसके बाद एक और जोड़ दिया गया, तो टोटल हो गया 11। अब 11 में कौन कौन सा है वो भी हमारे एग्जाम में आता है, तो ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पे पहला क्या है, पहला है दोस्तों, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। यानी कि अगर आप भारत के नागरिक हो, किसी भी देश के नागरिक हो, और वहाँ पे अगर कोई मौलिक कर्तव्य है तो आपका कर्तव्य ये है कि उस देश का अगर संविधान है कोई भी, तो आप उसको पालो, मतलब उसका पालन करो उसका। उसके बाद संविधान में जो जो आदर्श दिए गए हैं, मतलब अच्छे अच्छे विचार जो दिए गए हैं, उसे आप अपनाओ, और जो भी हमारे देश में संस्था है उन्हें आप अपनाओ। राष्ट्रध्वज जो है मतलब झंडा, उसे अपनाओ, और जो राष्ट्रगान है उसका सम्मान करो। ठीक है, यानी कि आपको उस संविधान के पालन करने हैं, और आदर्श, संस्था और जो राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, उसका आदर करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अपनाना है अगर आप उस देश के नागरिक हो तो, एज ए मौलिक कर्तव्य। ठीक है, आगे बढ़िए। तो एग्जाम में अगर आ जाए कि कौन से नंबर के जो कर्तव्य है उसमें हमारे राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करने की बात की गई है, या फिर ये पूछ दे कि किसमें संविधान का पालन करने की बात की गई है, तो वो मौलिक कर्तव्य नंबर 1 में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़िए। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हम हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, जो कि आज के जो यूथ जो है, जो आज की जनरेशन है, उनके द्वारा ये जो मौलिक कर्तव्य है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है। कौन सा? देखिए, जो भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, यानी कि हमें जब अपना आज़ादी चाहिए था तो हमने बहुत से आंदोलन किए हैं अपने। ठीक है, कई कई तरह से किए हैं, यानी कि नेहरू जी ने अलग तरीके से किया है, गांधी जी ने अलग तरीके से किया है, अंबेडकर जी ने अलग तरीके से किया है, और चंद्रशेखर आज़ाद ने अलग तरीके से किया है, भगत सिंह ने अलग तरीके से किया है। यानी कि जितने लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया, उनका तरीका सबका अलग अलग था। तो जितने भी तरीके थे, उन सभी तरीक़ों को हमें क्या करना है, उन आदर्शों को अपने हृदय में रखना है और उनका पालन करना है। यानी कि एक तरह से उन सभी चीज़ों का हमें सम्मान करना है। ठीक है, बट आज के समय में यही नहीं होता है। लोग गांधी को गाली देंगे, नेहरू को गाली देंगे, कोई भगत सिंह को गाली देता है, तो ऐसे ऐसे मतलब हमारे वहाँ नागरिक पड़े हुए हैं। बट उनका कर्तव्य यही है कि जो भी रहा है आंदोलन का, मतलब जो आदर्श रहा है, उन सभी आदर्शों को अपने हम दिल में अपने उसको मतलब जिंदा रखें उसको, और उसका सम्मान करें। ठीक है, तो ये किस में है? दूसरे नंबर में है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़िए। इसमें क्या है? तीसरे में, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। यानी कि जो जो इस देश में रह रहा है नागरिक, उसका कर्तव्य बनता है कि जो प्रभुता, एकता और अखंडता है उसकी रक्षा करे। यानी कि किसी भी हालत में हर एक नागरिक अपने आप में ऐसा करने की कोशिश करे कि हमारा देश एकजुट होकर के एक साथ अखंड बने रहे, और हम एक साथ आगे बढ़ते रहें। हमारे देश में कोई भी दरार ना आए, देश में फिर से कोई अलगाव की भावना ना आए। ये कर्तव्य बनता है हर एक नागरिक का। कर्तव्य जो है, जो कर्तव्य नंबर 3 है, इसके तहत क्या बनता है? हमारे देश को अखंड रखना है, टूटने नहीं देना है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। ओके, हमने पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा और तीसरा पढ़ा। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा कौन सा है? यही तीसरा वाला। पहला भी है, दूसरा भी है, बट इन तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तीसरा वाला है। आगे देखिए, देश की रक्षा करें। ठीक है, यहाँ पे तो हमें टूटने से बचाना है। ठीक है, देश को टूटने से बचाना है, सबको एक साथ मिल के रहना है। ठीक है, ये बात हो रहा है। चौथे में क्या कह रहा है कि देश की रक्षा करना है। यहाँ मतलब ये देखिए, इसमें दोनों में अंतर कितना है कि हमें आंतरिक जो मतभेद होता है लोगों में, हमारे ही लोगों में, उससे हमें बचाना है अपने देश को, ये बात कह रहा है। और यहाँ पे कह रहा है कि जो बाहरी अटैक होगा हमारे देश पे, उससे रक्षा करना है देश की। ओके, तो बेसिक सा अंतर है, ध्यान दीजिएगा। तीसरे में आंतरिक जो अखंडता जो बनाना है वो, और इसको बाहरी जो अटैक होगा उससे बचाना है। आगे चलिए। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। यानी कि वही भाईचारा, अपने मतलब भाईचारा की भावना पूरे भारतीय लोगों में आपस में बढ़ाना है। कौन सी भावना? भ्रातृत्व, यानी कि भाईचारे की भावना बढ़ाना है। आगे बढ़िए, क्या दिया है? हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका संरक्षण करें। यानी कि जो हमारा कल्चर है,
जो हमारे देश का कल्चर है उसे हमें मेंटेन करना है। ठीक है, कल्चर को भूलना नहीं है, कल्चर को बदलना नहीं है, उसको जैसा है उसे मेंटेन रखना है। ये हमारे नागरिकों का कर्तव्य है। कौन से अनुच्छेद ये कर्तव्य नंबर 6 के तहत। ओके, क्या मेंटेन करना है अपना? संस्कृति, कल्चर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 7वें नंबर पे क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। यानी कि इसी के तहत ये होता है ना कि आप पेड़ लगाइए। आप इस देश के नागरिक हो और आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप पेड़ लगाओ। ठीक है, तो वही बात हो रही है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। ठीक है, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण से रिलेटेड आपका कर्तव्य बनता है किसके? 7वें नंबर के तहत। ओके, आगे बढ़िए। 8वें नंबर पे क्या दिया हुआ है? 8वें नंबर पे दिया हुआ है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। यानी कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, भारत के लोग हैं, वो लोग अपना जो थिंकिंग रखें वो साइंटिस्ट वाला रखें। ओके, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो किसी भी चीज़ को, वो मतलब अगर कोई भी चीज़ देखना हो समाज में जो हो रहा है, तो उसको जाति के नज़र से, धर्म के नज़र से, मजहब के नज़र से, या फिर किसी भी ऐसी वैसी चीज़ों से न देखें, उसे वो वैज्ञानिक साइंटिफिक दृष्टिकोण से चीज़ों को देखें, समझें और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। यानी कि सीखने का जो एक भावना होता है कि मुझे ये चीज़ सीखना है, मुझे वो चीज़ सीखना है, मतलब लर्निंग का जो हैबिट है वो हमेशा अपने अपने अंदर इनबिल्ट करें, डेवलप करें। तो यहाँ पे वही बात कर रही है कि जो भी इससे क्या होगा, अगर हर एक आदमी, देश का हर एक नागरिक अगर ऐसी भावना रखेगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना, तो इससे हमारा देश का क्या होगा? ग्रोथ होगा। तो इसलिए ऐसी बात हो रही है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखिए और ज्ञानार्जन की भावना रखिए, तो इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। आगे बढ़िए। और क्या है 9वें नंबर पे? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। मतलब जो भी सरकारी चीज़ें हैं, चाहे वो सरकारी बस हो, सरकारी स्कूल हो, आप सरकारी बस में जाते हो, सीट पे बैठे रहते हो, अपने सामने जो सीट होता है उसको फाड़ देते हो, उसमें कुछ लिख देते हो। ठीक है, आप कहीं गए, सरकारी बगीचे में घूम रहे हो, आप कहीं पार्क में, उस पार्क के पेड़ को नुकसान पहुंचा देते हो। तो ये सब आपका कर्तव्य नहीं है। आपको क्या आपका कर्तव्य है ये देखिए यहाँ पे, कि आपको जो भी संपत्ति है सार्वजनिक, जहाँ पे जो जो संपत्ति सबकी है, उसको आप सुरक्षित रखिए अपने स्तर पे, उसको मतलब कोई भी हानि न पहुँचाइए अपने स्तर से। ठीक है, तो ये बता रहा है यहाँ पे। आगे देखिए। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। क्या कह रहा है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। यानी कि अगर आप एक सिंगल व्यक्ति हो, ठीक है, कोई काम कर रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो सतत प्रयास करिए, आगे बढ़ते रहिए। और अगर आप एज ए ग्रुप कोई काम कर रहे हो, तो उस ग्रुप में आपका कर्तव्य बनता है कि मतलब सभी क्षेत्रों में, ऐसा नहीं कि किसी एक, मतलब बस सभी क्षेत्रों में ये बात कर रहा है ये, कि आपको क्या करना है? सतत रूप से आगे बढ़ते रहना है, ऐसा माइंडसेट रखना है। देश के सभी नागरिकों को ये उनका कर्तव्य बनता है। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्या है? 11वां नंबर, जो कि नया नया ऐड हुआ है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या ऐड हुआ है जो कि पहले नहीं था? इसमें ऐड ये हुआ है कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। यानी कि यहाँ पे हर एक भारतीय का कर्तव्य है, वो भी भारतीय में कौन, जो माता पिता होते हैं या फिर किसी भी बच्चे की रक्षा करने वाले लोग होते हैं, उनका ये कर्तव्य है कि वो 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हों, उनको जो है प्राथमिक शिक्षा ज़रूर दिलवाएं। ओके, यानी कि जो बेसिक शिक्षा होती है वो मिलना चाहिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता रहता है। यहाँ पे दोस्तों आपके एग्ज़ाम में ये पूछ देता है ये कि कितने वर्ष तक के बच्चों की बात की गई है कर्तव्य में। ऐसे एग्जाम में आ जाता है कि मौलिक कर्तव्य में कितने से कितने एज तक के बच्चों की बात की गई है, तो ध्यान देना है। वहाँ पे दे देगा 5 से 10 साल, 10 से 14 साल, 8 से 12 साल, 6 से 14 साल। तो ध्यान देना है कितना, 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। ये मौलिक कर्तव्य है हर एक भारतीय माता पिता का, या फिर जो उनकी सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, उनका। ओके, यानी कि क्या बोल रहा है? संरक्षण मतलब जो गोद नहीं ले लेते हैं लोग, या फिर जो होता है ये NGO वगैरह, उसकी बात हो रही है ये।
तो ध्यान दीजिएगा, ये था हमारा क्या, मौलिक कर्तव्य। अब इसमें आप देख लीजिए कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको अगर पूरा पूरा का पूरा 11 अगर याद रहेगा तो 100 मतलब सो फार सो गुड है, बट कम से कम कितना याद होना चाहिए वो देख लीजिए यहाँ पे। और साथ ही साथ आप यहाँ पे ये देखिएगा एग्जाम में पूछ दे मौलिक मतलब मौलिक संविधान में कितना था, तो वो था 10, ऐड होकर के एक हो गया है अब 11। और अगर ये पूछ दे कि मतलब मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था कि नहीं था, तो वो नहीं था। ठीक है, यानी कि मूल संविधान में नहीं था, उसको जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया, 10 जोड़ा गया, लास्ट में एक और बढ़ के प्रेजेंट टाइम में 11 हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है आपको। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। ठीक है, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है पहले तीसरे नंबर पे। सबसे पहले तीसरा नंबर आपको पता होना चाहिए कि एकता और अखंडता की बात हुई है तीसरे नंबर में। आपको ऐसे दे देता है दोस्तों एग्जाम में कि एकता और अखंडता की बात कौन से मौलिक कर्तव्य में है, पहला में, तीसरा में, सातवां में, 10वां में। तो ध्यान देना है किस में है, तीसरा में है। उसके बाद आपको सीधे 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 आ जाना है यहाँ पे, भ्रातृत्व की भावना यानी कि भाईचारे की भावना। ये किस में दिया है, 1 में, 4 में, 5 में, 8 में, तो वो है 5वें में, भ्रातृत्व यानी कि भाईचारे की भावना। ठीक है, उसके बाद आगे जाइए सीधे यहाँ पे, पर्यावरण संरक्षण। ओके, यानी कि पर्यावरण की जो रक्षा करनी है, ये कौन से मौलिक कर्तव्य पे है, तो वो है 7वें नंबर पे है। क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान देना है कि पर्यावरण किस में है, 7वें नंबर पे है। आगे बढ़ना है, उसके बाद सीधे यहाँ पे आना है, ये सार्वजनिक संपत्ति, यानी कि कोई भी अगर सरकारी जगह है, सरकारी कोई संपत्ति है, तो उसको अच्छा करना है। ये किस में है, 9 में है। उसके बाद सीधे आपको ध्यान देना है कहाँ पे, इस पे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना, ये है 11 नंबर। तो ये था दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाकी आप सब याद कर पाओ तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी, आप बहुत आगे निकल जाओगे इस रेस में। ठीक है, तो इस वीडियो को दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम आप अगले वीडियो में देखेंगे संघीय कार्यपालिका के बारे में, कार्यपालिका के बारे में अच्छे से डिटेल से देखेंगे, उसमें क्या क्या है, कैसे कैसे है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जैसा भी आपका रिव्यू हो पढ़ने के बाद, जानने के बाद, वो आप कमेंट करिए, हम उसको पढ़ेंगे और रिप्लाई भी देंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़, स्माइल करते रहिए चेहरे पे। स्माइल रहेगा चेहरे पे तो आप चीज़ों को आसानी से टैकल कर पाओगे, मतलब कैसी भी समस्या रहे, बस आप स्माइल करते रहिए, पॉजिटिव वाइब्स आती रहेगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।